कोरंगी के हवाले से बताइए कि वहाँ पे किस कदर तरक्की हो चुकी है, वहाँ पे स्कूल कैसे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। कम्युनिटी में डोर टू डोर वॉक की, जिससे हमारे पास इनरोलमेंट बहुत अच्छी हो गई। 21,262 इनरोलमेंट ज़्यादा हुई। ग्रेट। और ये कितने टाइम पीरियड में हुआ? ये तकरीबन 2 मंथ में। हमने एब्सेंटीज़म को कंट्रोल किया कि हर स्कूल लेवल पर उस कम्युनिटी में हमने वॉक की, उनके पेरेंट्स तक खुद गए और उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स लिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, ताकि आपका बच्चा आज आया है तो उनके पास मैसेज चला जाए, और अगर नहीं आया तो उनके पास मैसेज चला जाए। गोस्ट टीचर्स हैं अभी तक? नहीं मैडम, गोस्ट टीचर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमसे ये बला टल गई है। बंदा सऊदीया बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, कोई और जॉब कर रहा है, तो हमें उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास डिजिटलाइज सिस्टम आ गया, हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया, ऑनलाइन एप्स आ गई हैं जिससे हम अपने असाज़ा को ट्रेस कर सकते हैं कि वो आए या नहीं आए। अगेन फिर वही बात आ जाती है, हमने ट्रेस तो कर लिया, गोस्ट स्कूल अब टीचर हमारे पास नहीं है, हमारे पास अटेंडेंस आ गई है और एक अच्छा काम चल रहा है। लेकिन मैं अगेन बात ये कहता हूँ कि बायोमेट्रिक तो हो गई थंब की, अब नीयतों की बायोमेट्रिक कैसे हो। हमारे पास अच्छे अभी क्वालिटी टीचर्स, क्वालिफाइड मेरिटोरियस टीचर्स आए हैं। काफ़ी शोर मचा है कि टीचर्स लाइसेंस कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से टीचर्स के करियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, एक प्री सर्विस और एक इन सर्विस। उससे कुछ इंसेंटिव्स वगैरह पे फ़र्क पड़ेगा? हाँ, इंसेंटिव वाइज जो इन सर्विस हैं उनके लिए इंसेंटिव ये थे कि आगे 17, 18, 19 और 20 ग्रेड में जाएं। हमारा गवर्नमेंट जो है वो कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहा है इस वक्त स्कूल्स में, कॉलेजेस में? नेशनल करिकुलम? एक मुल्क में ज़ाहिर एक ही निसाब होना चाहिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा होना चाहिए। कैसे नहीं है कि गाँव में जो एक बच्चा पढ़े उसका निसाब तो वो बकरी पढ़े, और बे से बकरी। कराची का बच्चा वो ए फॉर एयर कंडीशन और बी फॉर बेंगलोर, सी फॉर कार, एंड तो एक ही पेस और पिच पे चलेंगी तो ये कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। फ्री एजुकेशन राइट पे मैं चाह रही हूँ कि और थोड़ा सा आप डिटेल से बताएं। देखिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 5 साल से बच्चे को और 16 साल के बच्चे को स्कूलिंग जो है ना उसकी फ्री किताबें और फ्री एक्सेस उस बच्चे का राइट डिक्लेयर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमें जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा? वो हमारा बच्चा करेगा ना। तो उस पे हमने क्या इन्वेस्टमेंट की है बच्चे पे। तो मेरा पर्सनल विजन ये है कि मेरा हर बच्चा, मेरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, मेरे सिंध का हर बच्चा जो पब्लिक सेक्टर में पढ़ता है उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उतने ही वो टैलेंटेड हो जितना कि कोई हाईली कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी हाईली कोई सोफिस्टिकेटेड माहौल में अगर कोई वो उसकी तरबियत हो रही है। तो वकील से कोई थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो एक क्लाइंट सूली पे लटक जाएगा, डॉक्टर से गलती हो जाएगी तो वो पेशेंट एक हो जाएगा। मैं कहता हूँ उस्ताद को बड़ा केयरफुली रहना चाहिए, उसने कौम तैयार करनी है। बच्चे बड़े फास्ट हैं, बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ये कमी अगर है तो सिस्टम में, हम में, और हम दूर कर रहे हैं। हमें इनको ऑन करना है चीज़ों को, और विद द स्पिरिट चीज़ों को लेके जानी है। बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अस्सलाम वालेकुम। वसी टॉक के साथ मैं महरी मुश्ताक आपके सामने हूँ। कैसे हैं आप लोग? वसी टॉक विजडम ट्री एपेक्स स्किल इंस्टीट्यूट का एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम आपको अलग अलग बॉक्स से अलग अलग उस्तादों को आपके सामने लेकर आते हैं जो आपको इनलाइट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज भी हमारे साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड है, और आज हम इनसे बहुत इम्पॉर्टेंट बातें पूछेंगे। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर नूर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नूर अहमद? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर। नूर, आप अपना थोड़ा सा प्रोफेशनल बैकग्राउंड हमारे ऑडियंस को बताएंगे तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेरा नाम नूर अहमद है और मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हूँ, एंड आई हैव वर्कड विद डिफरेंट एजुकेशन प्रोजेक्ट्स, वर्कड इन अ रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट, और मैंने सीनियर प्रोग्राम मैनेजर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, और मैं डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस रहा हूँ सिंध टीचर्स एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी में। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में काम किया है और वॉलंटियरली काफ़ी काम करता रहता हूँ अपनी एजुकेशन के लिए, अपने सिंध के एजुकेशन के लिए, दूर दराज एजुकेशन के लिए, और कच्चे के स्पेशली मेरे जो होम डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट घोटकी में कच्चा के जो स्कूल्स हैं, मैं एंग्रो के साथ उनका भी वॉलंटियर हूँ, उनके साथ भी काम करता रहता हूँ। और कैरियर काउंसलिंग के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से मैं डिफरेंट आई हैव विजिटेड एवरी इंच ऑफ माय बिलव्ड लैंड। मैं जाता रहता हूँ और वहाँ पर एजुकेशन आगाही के लिए काम करते रहते हैं। दिस इज़ माय स्मॉल
प्रोफाइल। ज़बरदस्त। हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी इन्फॉर्मेशन से मैं हाईली इंस्पायर्ड हूँ और मैं चाहूँगी कि आज आप वसी टॉक को अपनी इस इन्फॉर्मेशन से भर दें। मैं चाहती हूँ कि आपसे आज जितना हम डिग आउट कर सकें हम डिग आउट करें। तो नूर आप बताइए, सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, जैसे कि हमारा ये टीचर्स ट्रेनिंग का ही प्रोजेक्ट है, तो हम इनिशियली स्टार्ट यहीं से करेंगे कि भाई एक टीचर जब गवर्नमेंट के लिए आना चाहता है जॉब के लिए, तो उसको सबसे पहले करना क्या है? हाँ, हमारे पास जो अभी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो चल रही है स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट में, वो उस पॉलिसी के तहत आपके पास सिंपल ग्रेजुएट होनी चाहिए, जिस पे हमारी रिक्रूटमेंट हुई है। IBS अखर के थ्रू हमने एडवर्टाइजमेंट दी थी और थर्ड पार्टी हायर की थी, उन्होंने टेस्ट दिए थे। जिस बच्चियों ने अप्लाई किया था ग्रेजुएशन पे, तो उनके लिए 40% मिनिमम मार्क्स रखी गई थी कि 40% जिसने भी लिए हैं, और वो 2 साल का वेटिंग पीरियड था। हाँ, 2 साल जो है ना वेटिंग पीरियड था। उस दौरान अब हम लास्ट फेज़ में जा रहे हैं उसकी अपॉइंटमेंट के, जिस पे अपॉइंटमेंट हो रही है उस पर यह है कि ग्रेजुएशन जो एजुकेशन पे जिसकी एक्स्ट्रा BEd इन एजुकेशन है या मास्टर्स इन एजुकेशन है, तो उसकी 1 और 2 ग्रेस मार्क्स डिपार्टमेंट ने उनको दी थी इस एग्ज़ाम के लिए। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री दी थी कि उसको जो है ना आगे वो सपोर्ट करे, लेकिन हमारे पास बेसिक ग्रेजुएशन थी। अब फ्यूचर जो है ना वो उसमें अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए मास्टर्स और एटलीस्ट सेकंड क्लास में स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और लेक्चरर के लिए, अब लेक्चरर इन सब्जेक्ट, अब वो जो केमिस्ट्री का है तो उसके लिए MSc केमिस्ट्री होना उसके लिए ज़रूरी है। इंग्लिश है तो उसके लिए मास्टर्स इंग्लिश में होना ज़रूरी है। सिंधी है, इस तरह उर्दू है, तो उसके लिए उसको किसी भी है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से मास्टर्स एटलीस्ट इन सेकंड क्लास में होना लाजमी है। और फिर वो अप्लाई करेगा सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, ऑनलाइन अप्लाई होता है उसका और एडवर्टाइजमेंट होती है, नेशनल मीडिया में भी आता है, प्रेस में भी आती है और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होती है। और उस वेबसाइट का नाम क्या है? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आती है, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे आती है, और सेम अगर स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट की है तो हम अपनी उस ऑफिशियल वेबसाइट पे भी उसको डिस्प्ले करते हैं। और जो हमारी नेशनल प्रेस है, जितनी भी अखबार है, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट आती है। ये सारे मूड्स हैं हमारे। हमारी जो हायरिंग होती है स्कूल के अंदर, तो वो कौन से ग्रेड से होती है और कुछ थोड़ा सा एक सैलरी पैकेज थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ स्कूल एजुकेशन में 4 किस्म की रिक्रूटमेंट होती है। पहले होती है PST, प्राइमरी स्कूल टीचर, जो BPS 14 में अभी हम ले रहे हैं उसको, और JEST है, वो भी BPS 14 में है, और फिर HST है या उनको हम SST कहते हैं, सेकेंडरी स्कूल टीचर। प्रीवियसली हम उसको हाई स्कूल टीचर भी कहते हैं, तो मोर फेमिलियर हैं लोग HST के लिए। तो वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होती है, वो BPS 16 की जॉब है, और 17 की सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड लेक्चरर ऑनवर्ड है हमारी। ये हमारी 4 कैटेगरीज हैं। लेक्चरर फिर कॉलेज से स्टार्ट, वो कॉलेज एजुकेशन में है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट, उसमें जो आते हैं वो 17 की जॉब है, BPS 17 की जॉब है, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उसकी रिक्रूटमेंट होती है, और उसके लिए मास्टर्स होना और सेकंड क्लास होना उस रिलेवेंट सब्जेक्ट में कंपलसरी है। अच्छा, हमारे कुछ टीचर्स होते हैं जो साइंस के सब्जेक्ट्स ले रहे होते हैं, पढ़ के आ रहे होते हैं बैक से, और कुछ आर्ट्स में करके आ रहे होते हैं, कॉमर्स में करके आ रहे होते हैं, तो उनको आप कैसे कैटेगराइज कर रहे होते हैं? इसी तरह होता है हमारे यहाँ पूरी एक यार्डस्टिक एक रेशो होता है कि हर सब्जेक्ट की जो भी हमारे करिकुलम का हिस्सा है, टेक्स्ट बुक बोर्ड का हिस्सा है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में हमें टीचर चाहिए होते हैं। ये एक स्टूडेंट टीचर रेशो STR के मुताबिक बना के, और एस पर SNE हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हमारा गवर्नमेंट जो है वो कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहा है इस वक्त स्कूल्स में, कॉलेजेस में? नेशनल करिकुलम अभी तक तो उस पर काम चल रहा है, अभी को फाइनलाइज नहीं हुई वो चीज़ें, अभी उस पर काम चल रहा है। वो पहले सिंगल नेशनल करिकुलम था, उसके बाद अभी सिंध ने उस पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया कि भाई सिंगल इम्पोज नहीं होते, करिकुलम कभी भी इम्पोज नहीं होते, एक यूनानिमसली वो चीज़ें होती हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं, कंसल्टेशंस के साथ होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ने सिंध का ये मौक़िफ़ मानते हुए उसको फिर नेशनल करिकुलम कर दिया है, उसको रीनेम किया है।
और उसमें जो हमारे जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उस पर तो पूरे सूबों का उसमें इत्तेफाक राय है। एक मुल्क में ज़ाहिर एक ही निसाब होना चाहिए, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि गांव में जो एक बच्चा पढ़े उसका निसाब तो वो बकरी पढ़े और बे से बकरी, बे बदक से वो पढ़े, और या ए फॉर, हाँ इधर का कराची का बच्चा वो ए फॉर एयर कंडीशन और बी फॉर बेंगलो, सी फॉर कार एंड सो ऑन, वो इस तरह पढ़े, या उसके लिए करिकुलम इंस्ट्रक्शंस अलहदा हों, उसके लिए अलहदा हो। तो कभी भी आप एक नेशंस को मैयर नहीं कर सकते किसी को ना, कि जब आप किसी को एक कम रखेंगे, उसको खुराक भी कम दें, उसको ताकत एनर्जी भी कम दें, उसको तालीम भी कम दें, और एक को आप अच्छा स्कूलिंग भी दें, अच्छा करिकुलम भी दें, अच्छे टीचर भी दें, तो वो कंपेटेबल कभी भी नहीं हो सकता। तो नेशंस हमेशा इस तरह कौमें बिल्ड होती है जब सबको साथ लेके चले, जब हम समझें कि ये हमारी जितनी हमारी कौम है, ये आने वाली जो नस्ल है ये ही हमारी है और ये हम एक ही है, तो एक ही पेस और पिच पे चलेंगी तो ये कुछ ना कुछ बेहतरी होगी। अदरवाइज जैसे जिस तरह क्लास सिस्टम हो गया है, और एजुकेशन में भी इस तरह क्लास सिस्टम आ गया है कि बीकन हाउस के बच्चे, सिटी स्कूल्स के बच्चे और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, और एक बच्चा बैठा हुआ है दरख्त के नीचे उमरकोट में, और वो थर में रेत के, उसके पास बुक्स ही नहीं है, उसके पास वो सोर्सेज ही नहीं है, उसके पास वो गैजेट्स ही नहीं है, और यहाँ पर वही बच्चा डिजिटल ऐप पे पढ़ रहा है। तो डेफिनेटली ये एक नाइंसाफ़ी तो है ना एक बच्चे के साथ और एक कौम के बच्चे के साथ। ये तो स्टेट ज़िम्मेदार है इसकी कि वो उस बच्चे को अपना पूरा हक दे। देखिए एजुकेशन मैं हमेशा कहता हूँ कि एक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, हर बच्चे का। यूएन ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये फंडामेंटल राइट है, एसजीडी फोर्स में दे दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में जो आर्टिकल 25 है उसके साथ कंपलसरी हो गया है। अब हमारे सिंध में जो फ्री एंड कंपलसरी एक्ट है उसमें भी बच्चे का राइट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 5 साल से बच्चे को और 16 साल के बच्चे को स्कूलिंग जो है ना उसकी फ़्री किताबें और फ्री एक्सेस उस बच्चे का राइट डिक्लेयर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अंडर 25A और सिंध ऑर्डिनेंस कंपलसरी एक्ट फ्री एजुकेशन एक्ट है उसमें भी बच्चे को ये एंडोर्स किया गया। यूनिवर्सली भी यूएनओ ने भी डिक्लेयर किया है कि जो प्राइमरी यूनिवर्सल एजुकेशन है वो बच्चे का फंडामेंटल राइट में आ जाता है, तो उसको इंश्योर करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पूरे बच्चों को मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं पशीन में बैठा है, कहीं डेरा बूटी में है, कहीं सुई में बैठा है, वो या कश्मीर के डेरा मोड़ के इलाके में बैठा हो, या थर के किसी गांव में बैठा हो, और या कराची के कोई किसी इलाके में वो बैठा हो, डिफेंस में और क्लिफ्टन में। बच्चों को पूरा राइट देना चाहिए और इक्वल राइट देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एजुकेशन भी तबकाती हो गई है और वो क्लास सिस्टम में आ गई है, जिसकी वजह से एक अपर क्लास, एक रॉयल क्लास और मिडिल क्लास तो अभी ख़त्म ही होता जा रहा है हमारे मुआशरे से। मिडिल क्लास ख़त्म हो जाए, लोअर क्लास हो गई, ये सारे पुअर क्लास है। तो इसी तरह तालीम भी इसी तरह जा रही है और इतनी एक्सपेंसिव हो गई है एजुकेशन कि अब कौन इमेजिन कर सकता है। मैं 19 ग्रेड का गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकता, मैं उनकी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, उसका लंच, उसका खाना पीना, उसकी जो अकोमोडेशंस हैं और उसकी फ़ीसें तो अलग है ना, उसकी जो सारी जो चीज़ें हैं। अब एक बच्चा अगर कश्मीर से आएगा, घोटकी से आएगा, सखर से आएगा, खैरपुर से आएगा या दादू से आएगा, उसका रहना है, उसके दूसरे भी तो एक्सपेंडिचर है ना। तो एक वालिद जो पाकिस्तान में जो मिनिमम वेजेस हैं वो हैं 37,000 आई थिंक, वो गवर्नमेंट ने की हुई हैं, और वो भी प्राइवेट सेक्टर में लेबर को वो उतनी नहीं मिल रही। अब ये तो खर्च पूरे एक दूध का भी नहीं है, एक बिजली का बिल भी इससे नहीं भरा जाएगा जितने आजकल हमारे पास बिल आ रहे हैं।
यूटिलिटीज़ हैं वो नहीं भर पाएगा, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। इसलिए हमारे पास जो नंबर ऑफ़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है ना वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। अबाउट 6 मिलियन बच्चे जो है ना सिंध में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है जिन्होंने कोई स्कूल जा ही नहीं सकते। अब उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपके सोशो इकोनॉमिक्स के हैं, आपके कल्चरल बैरियर्स है, आपके रिलीजियस इश्यूज़ हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो है ना इन्फ्लेशन और गुर्बत बड़ा मसला है। वो बच्चा लेबर में चला जाता है अर्ली एजेस में, वो जो चाइल्ड लेबर के इतने एक्ट हैं, इतने होने के बावजूद आप सिर्फ सड़कों पर भी देखें, मैं एज ए उस्ताद मुझे मेरी आंखों में बड़े आंसू आ जाते हैं जब मैं गुजरता हूँ। सम टाइम आई बिकम इमोशनल कि इस बच्चे का ये क्या बनेगा, इसका कौन सोचेगा। अब इसको तो पता नहीं है कि मेरा फ्यूचर क्या है। छोटा बच्चा है, इसको वालिदैन ने बिठा दिया फुटपाथ पे, भाई तुमने भीख मांगना है। अब वो भीख मांगने वाला बच्चा कल को कैसे लीडर बनेगा जब उसको कोई ना स्कूलिंग मिली, ना एजुकेशन मिली, ना किसी ने तवज्जो दी। सारी उम्र उसकी उठते ही उसकी ऐसी तरबियत होगी तो ये भी तो आपका नेशन बिल्डर होगा ना, ये भी तो आगे कौम बनेगी ना हमारी। हमें तो रिप्लेस यही करेंगे ना, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, हमारी अपनी लाइफ स्पेन जो एज है वो गुजार के हम जब चले जाएंगे तो हमें जो रिप्रेजेंट करेगा वो कौन करेगा, वो हमारा बच्चा करेगा ना। तो उस पर हमने क्या इन्वेस्टमेंट की है बच्चे पे। अब ये तो इंडिविजुअल हैं, वालिदैन हैं जिनके पास सरमाया है, वो अपने बच्चों के कैरियर के खातिर बड़े कॉन्शियस हैं। अब जो वालिद बेचारा खुद उसको पता नहीं है कि मेरी ज़िंदगी क्या है, यहाँ पर कौन सिक्योर है, ठीक है ना। तो हम जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, हम बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। कम से कम ये जो बच्चे हैं हमारे, बाकी को छोड़कर जो बच्चे हैं, इनको एक अच्छी स्कूलिंग दे के हम उनको प्रोफेशनली स्किल करें। अब वो ज़ाया हो जाएगा ना। ह्यूमन रिसोर्स सबसे अच्छी रिसोर्स है ना। बाकी जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्स हैं या दूसरे रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, वो तब तक आपकी बेकार है जब तक आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा डेवलप नहीं है। अब और हमारी जो एजुकेशन हो रही है वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के को मीट नहीं कर रही। और सिंध की तो मैं पर्टिकुलर बात कर, कम परसेंटेज पे जिसकी आप बात कर रहे हैं। नहीं परसेंटेज की क्या बात कर रही हैं, हमारे पास क्या एजुकेशन है। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ का हाल देख लें, वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ हमारी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैं हमारे पास। एका दुका कोई होगी, वो भी 400 की लेंथ के बाद में होंगी। अंडर 400 जो लिस्ट हर साल एनुअली इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है, उसमें हमारा नहीं है, हिस्सा ही नहीं है हमारा तालीम में। और जो हमारी जो स्कूलिंग है, प्री स्कूलिंग है, पोस्ट स्कूलिंग है, कॉलेज एजुकेशन है, ये सारे टीयर्स हैं हमारे ये भी सारे कोलैप्स हो चुके हैं। एजुकेटर्स कम है ना। नहीं, देखिए हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। पहला मसला है हमारी जो है ना, हमारे पास इकोनॉमी बड़ी कम है। देखो इंटरनेशनली ये है कि कम से कम मिनिमम जो स्टैंडर्ड है वो एटलीस्ट कोई भी कंट्री अपनी जीडीपी का 4% जो है ना वो एजुकेशन पे इन्वेस्ट करे। जो यूएनओ का गोल है एसडीजी पे जो 4 पे जो बड़ा फोकस हो रहा है, पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था वो हम अचीव नहीं कर पाए। अब ये 2030 पे हमें पूरी दुनिया ने, यूएनओ ने गोल दे दिया है कि भाई आप जो है ना क्वालिटी एजुकेशन पे बात करें। अब हमारी बदकिस्मत ये है कि पहले हमारी ट्रिपल इकोनॉमी है, बड़ी पुअर इकोनॉमी है, और उसमें 2% से भी कम, हम अराउंड 2% हम पूरे जीडीपी का दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। और उसमें भी इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 10 मिलियन हमारा बजट है एनुअली, तो हमारा तकरीबन कोई 8 मिलियन चला जाता है सैलरी हेड में जो नॉन डेवलपमेंट है। अब 100% जो उसमें अगर 200 मिलियन अगर हम खर्च करेंगे डेवलपमेंट में, तो वो कब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। उसमें भी आप देख रहे हैं कि करप्शन और दूसरी चीज़ें, और जो मटेरियल, जितनी नीयतों के हम अच्छे हैं वो तो दुनिया हमें खुद भी पता है, हमें दुनिया भी हमें जानती है कि ये कितने नीयतों के अच्छे हैं कि जो अच्छा स्कूल बनाएं, वो जो सस्टेनेबल हो, क्वालिटी वाली चीज़ें हों। वो तो हमारे रोडों से, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरे गवर्नमेंट के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हमारी बाप दादा की जिन्होंने हाथ से घर बनाए हुए थे वो अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। और आजकल की जितनी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो उसका हाल आप देख रहे हैं। तो इस रफ्तार से अगर हम दुनिया के पास जाएंगे तो कब तरक्की के मंजिलें तय होंगी, कब हमारे स्कूल चाइल्ड फ्रेंडली होंगे, कब बच्चों को पंखा मिलेगा, पानी मिलेगा, बैठने के लिए फर्नीचर मिलेगा और सहूलतें मिलेंगी। एटलीस्ट स्कूल लुक लाइक एन स्कूल। गोस्ट टीचर्स हैं अभी तक?
नहीं मैडम, गोस्ट टीचर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमसे ये बला टल गई है। यानी अब सैलरीज कुछ सही अब से जा नहीं, रही मैं हैं? बताऊं कि गोस्ट टीचर्स नहीं है। गोस्ट टीचर्स कैसे थे और किस तरह ख़त्म हुए, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। गोस्ट टीचर्स का जो ये इशू चला था वो ये है, अब हमारे पास कोई अटेंडेंस का मैकेनिज़्म नहीं था ना। अब अटेंडेंस का मैकेनिज़्म ये नहीं था कि एक गांव की बच्ची है, उसने अपॉइंटमेंट ले ली एक ऐसे स्कूल में कि जो दूर था, ठीक है, वो रेंडमली अगर एक डीओ या कोई ऑफिशियल विजिट करे, तो हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है, हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं, तो हम कभी रेंडमली कभी गए वहाँ पर, तो सरप्राइजिंगली उसका वहाँ पर छुट्टी देखी, वो पड़ी थी भाई 1 दिन की छुट्टी है। वो बंदा सऊदीया बैठा हुआ है, कहीं और बैठा हुआ है, कोई और जॉब कर रहा है, तो हमें उसको ट्रेस आउट नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास डिजिटलाइज सिस्टम आ गया, हमारे पास मॉनिटरिंग सिस्टम आ गया। अब हमारे पास सीएमओज़ और उसके मॉनिटरिंग ऑफिसर्स हैं जो यूसीज़ और टाउन लेवल पर रेंडमली जाके उनसे डिजिटली ऑनलाइन जो है ना उनकी थंब लेते हैं। कुछ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एप्स आ गई हैं जिससे हम अपने असातिज़ा को ट्रेस कर सकते हैं कि वो आए या नहीं आए। अगेन फिर वही बात आ जाती है, हमने ट्रेस तो कर लिया, गोस्ट स्कूल अब टीचर हमारे पास नहीं है, हमारे पास अटेंडेंस आ गई है और एक अच्छा काम चल रहा है, लेकिन मैं अगेन बात ये कहता हूँ कि बायोमेट्रिक तो हो गई थंब की, अब नीयतों की बायोमेट्रिक कैसे हो? हम जो है ना मेंटली जो हार्टली करप्ट हैं वो कैसे होगा? वो बैठा हुआ, वो डिलीवर नहीं कर रहा, तो वो क्या करें? उसका क्या मैकेनिज्म? अगर आता ही ना हो तो देखिए, नहीं वो स्कूल आते हैं। नहीं, अगर देखें ना, मैं कहती हूँ कि अगर कराची से टीचर्स जाएंगे इंटीरियर सिंध, जैसे मैंने एक ऑब्जर्वेशन ली थी, मैंने देखा था कि भाई वहाँ पे कैपेबल नहीं है, पढ़ा नहीं सकते, उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। वो बच्चे का ना नेचर जानते हैं, ना वो किसी और चीज़ पे, ना वो ट्रेंड है, ना वो बच्चे की साइकी जानते हैं, लेकिन वो टीचर हैं, वो पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस एरिया में टीचर्स की कमी है, तो अपॉइंट कर लिए गए, मैट्रिक पास, 5th पास, 6th पास। नहीं, ये प्राइवेट स्कूल्स में है इस तरह। इंटीरियर सिंध की बात करिए। मैं इंटीरियर सिंध की पूरे अक्रॉस में कराची से लेकर कश्मीर तक जिम्मेदारी के साथ एक बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि हमारे पास एक पॉलिसी है ग्रेजुएट और प्लस हमारी थर्ड पार्टी के थ्रू, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू और किसी रिप्यूटेबल इदारे के थ्रू, हमारे पास सिंध यूनिवर्सिटी की टेस्ट के थ्रू टीचर अपॉइंट हुए हैं, IBA के थ्रू अपॉइंट हुए हैं, NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू अपॉइंट हुए हैं, तो दे आर मेरिटोरियस टीचर। मैं अभी उस पर तो ये जो गान आर दोज डेज के जब वो कहती किसी को जॉब नहीं मिलती थी कि चलो भाई आप टीचर ही बन जाओ, ठीक है, वो अपॉइंट होती थी चिट्ठी पे और पर्ची पे अपॉइंट होता। अब पर्ची वाला सिस्टम नहीं है हमारे पास। अभी मैंने जो अभी रिक्रूटमेंट की है उसमें यह है कि हमारे पास बड़े अच्छे ग्रेजुएट बच्चे बच्चियां आए हैं, बहुत वेल एजुकेटेड आए हैं और फ्रेश एजुकेटेड आए हैं, कराची यूनिवर्सिटी से, जेबेस्ट से, IBA से और लतीफ़ यूनिवर्सिटी से, सिंध यूनिवर्सिटी से, बड़े अच्छे अच्छे ग्रेजुएट और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आए हैं। तो नो डाउट है ना, अभी बच्चे हमारे पास जितने भी टीचर्स आए हैं वो बड़ा अच्छा स्टफ़ है हमारे पास, बड़े टैलेंटेड हैं, लायक हैं, काबिल हैं। और दूसरा सिंध गवर्नमेंट ने उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें इन सब बच्चों को, ताकि जैसे आए वो, ताकि उनको डिपार्टमेंट की हाउ नो हो उनको, क्योंकि हमने फ्रेश ग्रेजुएट लिए थे, हमारे पास BEd सफिशेंट नहीं थे, तो हमने फ्रेश ग्रेजुएट लिए थे, तो एटलीस्ट दे नो द चाइल्ड साइकोलॉजी, व्हाट इज़ पेडागोजी, ठीक है, क्लासरूम बिहेवियर क्या सा होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होती है, मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है, एटलीस्ट असेसमेंट क्या होती है, क्लासरूम असेसमेंट क्या होती है, उसको लेसन प्लान किस तरह किया जाता है, लेसन प्लान एक्टिविटीज़ किस तरह अलाइन की जाती हैं विद द करिकुलम, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे की जाती हैं, और इस तरह चाइल्ड साइकोलॉजी उनको बताई गई, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन बताया गया उनको, और डिफरेंट काइंड के जो स्ट्रेटजीज़ थी, लेसन प्लान किस तरह बनाया जाए, ठीक है, तो वो हमने उनको इंडक्शन सबको ट्रेनिंग दी। ये कितना ड्यूरेशन में हो जाती है? ये 1 महीने की हमने ट्रेनिंग दी थी। 1 महीने में वो इतने कैपेबल हो जाते हैं? हाँ, हमने ऐसा प्लान किया है। वो ऐसा नहीं है कि भाई पूरी सारी उसको एजुकेशन ही उसको हमने कोई कोर्स डिग्री प्रोग्राम नहीं था हमारा। ये था गवर्नमेंट का विजन, ये था कि ये नए आए हैं ग्रेजुएट, कोई LLB करके आया है, अब कोई मास्टर्स इन मैनेजमेंट बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन में करके आया है, कोई पब्लिक एड में करके आया है, कोई केमिस्ट्री में करके आया है, कोई किस सब्जेक्ट में करके आया है, कोई लिटरेचर में करके आया है, तो उसको कम से कम
एजुकेशन जो है ना, टीचर एक टेक्निकल जॉब है। लोग इसको समझते हैं कि बस आसान है, हम बढ़ा देंगे और ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। दुनिया पूरी में ये बड़ी प्रोफेशनल जॉब है। जिस तरह LLB प्रोफेशनल है, MBBS प्रोफेशनल जॉब है, तो टीचिंग भी इसी तरह प्रोफेशनल जॉब है। ये मैं समझता हूँ कि लोग ये समझते हैं कि ये रोज़गार का ज़रिया है, ये हरगिज़ नहीं है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। ये ऐसे प्रोफेशनल हैं जिन्होंने इंसानों की फैक्ट्री बनानी है और इंसान पैदा करने हैं और उससे प्रोड्यूस करने हैं। जिस तरह अगर कोई वकील से कोई थोड़ी सी गलती हो जाएगी तो एक क्लाइंट सूली पे लटक जाएगा, डॉक्टर से गलती हो जाएगी तो वो पेशेंट एक हो जाएगा। मैं कहता हूँ उस्ताद को बड़ा केयरफुली रहना चाहिए, उसने कौम तैयार करनी है आपकी। तो ये बड़ी जिम्मेदारी है। लोग ये समझते हैं कि ये नॉन टेक्निकल जॉब है। मैं कहता हूँ ये हाईली प्रोफेशनल जॉब है और ये बहुत जिम्मेदारी की जॉब है। पूरी दुनिया में माना जाता है कि उस्ताद को, बस हमारे यहाँ ये इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा होते हैं उस्ताद के, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ दुनिया के मुकाबले में तो इंसेंटिव ना होने के बराबर है टीचर को। एक मैंने सुना था कि एक दफ़ा अदालत का रूम था किसी फॉरेन कंट्री में, एग्जैक्टली मुझे वो मुल्क का नाम याद नहीं है, लेकिन जज साहब अपनी हियरिंग से पहले खड़े हो गए थे कि मुझे पता चला है कि हमारे इस कोर्ट में एक उस्ताद मौजूद है, तो उन्होंने खड़े होकर उनको ऑनर दिया था। उसके बाद प्रोसीडिंग स्टार्ट की थी। अब इतना ऑनर हमारे यहाँ कहाँ है उस्ताद को? हमारे यहाँ इस सोसाइटी में, तभी तो देखें, मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कौमें तरक्की इस तरह करती हैं, कौमें इस तरह तरक्की करती हैं। जापान का मिसाल देख लें, दुनिया पूरी का जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने तरक्की हासिल की है एजुकेशन के थ्रू की है ना। जो भी इनकलाब आए हैं, इंडस्ट्रियल इनकलाब आया है, रेवोल्यूशन आया है, या डिजिटल दुनिया का आया है, ये सारी चीज़ें आई हैं, रिफॉर्म कहाँ से आई हैं? पाकिस्तान के जो आप ये रिफॉर्म्स लेकर आए, आप लोग ये जो चेंजेस लेकर आए, इसके अंदर हम अगर मतलब हमारी कोई फॉरेन बाहर की कंट्रीज़ के अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स को इन्वॉल्व हुए तो उसको हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। हमारे यहाँ एजुकेशन का सिस्टम, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया आगे जा रही है, हम पीछे जा रहे हैं। हम उनसे मैच नहीं कर पा रहे। हम देखें ना, अब उस्ताद होने की आपने बात कही कि लिटरली मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, या आप भी सर्वे कीजिएगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है। आप कहीं पर भी अपनी फैमिली के पास, कहीं रिलेटिव में, कहीं आपके फ्रेंड्स के पास अगर जाएं, किसी वालिद से पूछ लें कि क्या आप अपने बेटे को, बेटी को उस्ताद बनाना पसंद करेंगे, और वो भी गवर्नमेंट का उस्ताद? तो नोबडी वांट टू बी ए टीचर। और किसी बच्चे से भी पूछोगे व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, तो वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मैं आई वांट टू बिकम अ टीचर, मुझे उस्ताद बनना है। उस्ताद आइडियल है ही नहीं ना हमारा, किसी का नहीं है आइडियल, किसी का ही आइडियल नहीं है। लेकिन लोग गवर्नमेंट जॉब को तो सीख कर रहे होते हैं, वो जॉब करते हैं, वो उस्ताद नहीं है। मैं कहता हूँ जॉब के लिए आ रहे हैं। देखे ना, जॉब एक अलहदा सा चीज़ है। जॉब देखे ना, जिसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA किया हो, ठीक है, और जिसने लॉ LLB किया हो, और वो टीचर आ जाए, तो वो क्या उसका इंटेंशन होगा? उसकी एजुकेशन देखो, उसने ख्यालात क्या देखे होंगे कि मैं जज बनूंगा, मैं वकील बनूंगा, और अगर MBA किया है बिज़नेस में तो उसको बैंकिंग में होना चाहिए, किसी बिज़नेस फर्म में होना चाहिए। अगर वो हमारे पास टीचर होके आ रहा है तो क्यों आ रहा है? आप एक क्वेश्चन है कि वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है, उसको जॉब नहीं मिली, वो सिर्फ जॉब प्लेसमेंट करने के लिए आ रहा है। वो टेम्परेरी, वो बाय चॉइस नहीं आया, बाय चांस आया है। तो टीचर बाय चॉइस इज अदर थिंग, टीचर बाय चांस इज अदर थिंग। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं हम लोग टीचर्स लाइसेंस की तरफ। काफ़ी शोर मचा है कि टीचर्स लाइसेंस कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से टीचर्स के करियर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है और बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा टीचर्स लाइसेंस के हवाले से हमें गाइड कीजिएगा। देखें, ये सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है टीचर लाइसेंसिंग का, टुवर्ड्स क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, और टीचर्स के कैरियर के हवाले से भी बहुत बेहतर। ये एक गवर्नमेंट टीचर्स के अलावा भी टीचर्स अप्लाई कर सकती हैं? बिल्कुल। हमारे पास 2 कैटेगरीज थी, एक प्री सर्विस और एक इन सर्विस। जो टीचर लाइसेंसिंग का जो टेस्ट हुआ था लास्ट ईयर, उसमें हमने प्री सर्विस के लिए भी अलाउ किया था और इन सर्विस के लिए भी अलाउ किया था गवर्नमेंट ने। तो इन सर्विस के लिए अभी रूल्स ये हैं कि जो भी एस्पायरेंट हैं जो टीचिंग में आना चाहते हैं,
टीचिंग को एज ए प्रोफेशन लेना चाहते हैं, वो अगर टीचर लाइसेंसिंग का एक मरतबा एग्ज़ाम दे देंगे तो हमारे पास उनके पास दूसरा कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम उस टीचर लाइसेंसिंग की बुनियाद पर उसकी आगे रिक्रूटमेंट होगी। ग्रेट। ये अच्छा, उससे कुछ इंसेंटिव्स वगैरह पे फ़र्क पड़ेगा? हाँ, इंसेंटिव वाइज जो इन सर्विस हैं उनके लिए इंसेंटिव ये थे कि हमारे मिनिस्टर साहब तो उनका विजन ये था कि वो ये चाहते थे कि इनको मैं अच्छा इंसेंटिव दूं और अच्छा कैरियर दे दूं कि वो आगे 17, 18, 19 और 20 ग्रेड में जाएं। अभी हमारे पास टीचर 20 ग्रेड तक हमारे पास एक स्लॉट है जिसमें वो आते हैं 20 तक। रिटायरमेंट हमारी 20 ग्रेड तक है, तो उसके लिए टाइम स्केल्स हैं और दूसरे हैं। तो टीचर लाइसेंसिंग के लिए जो अगर इन केस वो 14 स्केल में है, PST है तो या JEST है, तो उनके लिए गवर्नमेंट सोच रही है कि उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाए। और उनके लिए 2 ऑप्शन है कि इधर उनके लिए पैकेज कोई है और दूसरा ये है कि उनके लिए कोई मूव आने के स्टेप प्रमोशन उनको दिया जाए एक्स्ट्रा। तो बेनिफिट्स तो है उनके लिए। और टीचर लाइसेंसिंग से हमारी क्वालिटी अच्छी होती है, टीचर की ख़ुद की क्वालिटी अच्छी हो रही है। और ये पाकिस्तान में पहली मरतबा से पहला सूबा है जिसने ये काम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया है और इसके बड़े सक्सेसफुल और अच्छे नताइज मिले हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, वो इस प्रोफेशन में आएँ। अच्छी जॉब है, अच्छे इंसेंटिव्स हैं, उनका कैरियर है यहाँ पर, उनकी सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट ने सैलरी पैकेजेस भी बहुत अच्छे किए। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 ग्रेड की सैलरी पैकेज पे स्टार्टअप ही उनका हो रहा है, तो अराउंड 1 लाख रुपीज़ से उनकी जो है ना स्टार्टअप हो रहा है। तो बहुत अच्छी जॉब है और पढ़ाने वाली जॉब है। आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं, इल्म सिखाते हैं, आप खुद सीखते हैं। आपके लिए ट्रेनिंग्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स हैं, इंडिजीनियस ट्रेनिंग्स हैं, लोकल ट्रेनिंग्स हैं। हमारे पास पार्टनर और NGOs की, फंडर डोनर एजेंसीज़ की ट्रेनिंग्स हैं। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के बड़े चांसेस हैं। अभी सिंध गवर्नमेंट में टीचर के लिए बहुत सारे इंसेंटिव्स ला रहे हैं, अच्छी पॉलिसीज़ आ रही हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जो आज का जो टैलेंटेड मोटिवेटेड नौजवान है वो इस फील्ड में आए। हमारी ज़रूरत है ताकि हमारी जो नेशन बने उसमें आप अपना एक किरदार अदा करें। और हम एक अच्छे टीचर जब लाएंगे सिस्टम में तो डेफिनेटली अच्छी एजुकेशन हम अपने बच्चों को देंगे और यही बच्चे कल हमारी कौम होंगी, कल यही मुल्क को संभालेंगे और हमारा आने वाला मुस्तकबिल वही है। उनको संवारने में, उनको ठीक करने में, उनको एजुकेट करने में एक बड़ा अहम रोल रहेगा इन यंगस्टर्स का। किसने कहा है कि हम सिर्फ टीचर हो सकते हैं, हम मल्टी टास्किंग भी हो सकते हैं। हम टीचर का प्रोफेशन है, अगर एक लिमिटेड टाइम है उसके बाद भी हम अगर अपने करियर को परस्यू करना चाहें, किसी और चीज़ में अपने आप को जिसे कहते हैं कि इन्वेस्ट करना चाहें, तो हम और जगहों से भी अर्न कर सकते हैं। ऑनलाइन हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम लोग वर्क कर सकते हैं, शाम को वर्क कर सकते हैं। हमारे अभी जो यंग बड़े टीचर्स आए हैं उसमें फ्रीलांसर हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, कंटेंट राइटर हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, कोई वेब ऐप डेवलप करते हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट एरियाज़ के लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये थोड़ी है कि टीचर हो गया, उसकी अपनी अगर लिमिटेड जॉब है 2 बजे तक या 1:30 बजे तक, तो उसके बाद वो फिर फ्री है। तो वो अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज कर सकता है, बिज़नेस कर सकता है। गवर्नमेंट ने कभी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप बिज़नेस ना करें। बस हमारी सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो जो उसका जो टाइम है, जो स्कूल का टाइम है, बच्चे का टाइम है, वो सही और क्वालिटी टाइम स्पेंड हो और बच्चे को जो चीज़ उन्होंने सिखानी है वो टाइमली उन तक मुंतकिल हो जाए। अब स्कूल के बाद, छुट्टी के बाद तो टीचर आज़ाद है, वो बहुत सारे ये काम कर सकता है, अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर सकता है, एजुकेशन सेंटर खोल सकता है, आप एडल्ट लिटरेसी को प्रमोट कर सकता है। मैं तो कहता हूँ कि जो टीचर है वो ही इस कौम का जो इनकलाब लाने वाला ये टीचर ही होगा, बाकी नहीं आएगा इनकलाब। हमारे यहाँ सिस्टम ठीक नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे। हमें
ओनली जो सॉल्यूशन मुझे जो नज़र आता है वो एजुकेशन ही है। हम एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएं, एजुकेशन को इमरजेंसी ले ले, इसको स्किल्ड बेस एजुकेशन पे ले जाएं, ताकि हम दुनिया की मार्केट को टच करें। दुनिया को एचआर की ज़रूरत है, टेक्निकल लोगों की ज़रूरत है, एफिशिएंट लोगों की हमेशा से ज़रूरत रही है, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो स्किल्ड, वो रिक्वायर्ड, वो स्किल वाले हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स या नहीं, मार्केट बेस कर रहे हैं या नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखें, अगर आप कर रहे हैं तो आपको अभी भी देखें, मेरे गांव के लड़के हैं जो टेक्निकल हैं, उनको पूरे एमिरेट्स में और पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में उनकी डिमांड होती है। जब उनको बुलाया जाता है फैक्ट्रीज़ में जॉब्स के लिए, ओवरऑलिंग के लिए, शटडाउन्स के लिए, गांव के लड़के, क्योंकि वो टेक्निकल हैं। उन्होंने एक मरतबा डिप्लोमा किया और कहीं छोटा सा एक्सपीरियंस कर लिया, किसी फैक्ट्री में कोई इंस्ट्रूमेंट का है, कोई मैकेनिक का है, कोई इंजीनियरिंग का है, कोई कंप्यूटर का है, कोई केमिकल का है, तो डिफरेंट किस्म के उनके पास एक्सपर्टीज़ हैं। कोई अच्छा जो है ना फिटर है, फैब्रिकेटर है, और इस तरह दूसरे के जो काम हैं टेक्निकल उनको काम आते हैं। तो पूरी दुनिया को अभी देखें, कुवैत में जब फुटबॉल फीफा हुआ तो इन्होंने रिकॉर्ड हायरिंग की सारी बाहर की दुनिया से। क्यों? लोगों की ज़रूरत पड़ी उनको। बिल्कुल। एमिरेट्स को दुनिया के दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ह्यूमन एचआर सऊदी में हमेशा ओपन रहती है। इंडियंस, हम जो है ना, इंडियंस और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलिपिनोज, श्रीलंकन, ये बहुत ज़्यादा उनकी डिमांड होती है। लोग हैं। हाँ, हम जाते हैं। देखें, अगर हमें दुनिया बुला रही है, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज को अप्रिशिएट कर रही है, तो हम उनको यहाँ पर क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते? क्योंकि वहाँ पे हम हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, यहाँ पे हम निस्ती हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द सिस्टम। आप उनको उतना वेजेस नहीं दे रहे होते। उसको पता है मैं यहाँ पर आया हूँ तो इस काम के लिए आया हूँ, उसके लिए मुझे इतनी वेजेस मिल रहे हैं। अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे वेजेस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर भी अगर लोगों को उनके काम के मुताबिक वेजेस दिए जाएं तो वो काम करेगा ना, वहाँ काम क्यों नहीं करेगा और सख्ती और परफॉर्म करेगा। हाँ, फिर उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी रखें, फिर उसके ऊपर अच्छी सी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट रखें, मॉनिटरिंग हो, तो हम भी इसको सिस्टम को चला सकते हैं। को आप लीड कर रहे हैं, ठीक है, आप कोरंगी में काम कर रहे हैं। कोरंगी के हवाले से बताइए कि वहाँ पे किस कदर तरक्की हो चुकी है, वहाँ पे स्कूल कैसे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। बल्कि मैंने सुना कि अभी आपने बहुत बड़ा साइंस फेयर भी किया है। हाँ जी, बिल्कुल। मैं बस इस एकेडमिक ईयर में ही मेरी पोस्टिंग हुई एज ए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी कोरंगी में। तो मैंने पूरे अपने टीम और स्टाफ के साथ बड़ी मीटिंग की। मैंने इंट्रोडक्टरी मीटिंग की, उनके साथ हमने प्लान शेयर किए, मैंने एकेडमिक प्लान बनाए। बैकअप पे क्या आइडिया था? देखें, मुझे ये था कि मुझे पोस्ट किया गया है इस जॉब के लिए, और मेरी जो जेडीज़ हैं मैं इसको क्वालिटी एजुकेशन पे काम करूं और मैं डिलीवर करूं। अगर हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? हमने करना है। जब एहसास ज़िम्मेदारी इंसान पे आती है तो तब इंसान डिलीवर करता है। मैं कहता हूँ ये एक जॉब है जो दिल से बंदा उसको एक्सेप्ट करता है चैलेंज को। और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, फर्स्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं फील्ड में आया हूँ तो मुझे डिलीवर करना है, मैं काम करूं ताकि मैं दूसरों के लिए मॉडल बनूं। या जब मैं जहाँ पर मैं अगर बात करूं तो कम से कम मैंने कुछ ऐसा किया हो जो मेरा दिल और ज़मीर मुतमईन है कि मैंने कुछ डिलीवर किया है। तो हमने एकेडमिक प्लान बनाए अपने टीचर्स के साथ, हेड टीचर्स के साथ बैठकर पहले, फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर, फिर उनको कहा कि स्कूल डेवलपमेंट आप प्लान बनाएं। फिर हमने उसको स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बनाए। हमने एसएमसीज़ को यूटिलाइज़ किया कि पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा यकीनी बनाया जाए। हमने एब्सेंटीज़म को कंट्रोल किया, जो बच्चे शॉर्टफॉल हो जाते थे, एब्सेंट हो जाते थे, तो हमारे हेड टीचर्स ने, हमारे टीचर्स ने, हमने काउंसलिंग की कि हर स्कूल लेवल पर उस कम्युनिटी में हमने वॉक की, उनके पेरेंट्स तक खुद गए और उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स लिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए ताकि आपका बच्चा आज आया है तो उनके पास मैसेज चला जाए, और अगर नहीं आया तो उनके पास मैसेज चला जाए कि आपका बच्चा या बच्ची आज स्कूल नहीं आई, व्हाट आर द रीज़न। कि बाज़ औक़ात पेरेंट्स बेचारे लेबर क्लास हैं, वो सुबह चले जाते हैं अपनी मजदूरी पर, और वालदा भी चली जाती है और बच्ची और बच्चा जो है ना स्कूल आया नहीं आया, या आके गया या रोड गेट से ही वापस चला गया।
तो बेचारे उनको भी नहीं पता होता था और स्कूल वालों को भी नहीं पता होता था कि ये इन ही नहीं हुआ हमारे पास। तो इस गैप को हमने फिल किया कि हमने पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लिया। उससे ये हुआ कि हमारे पास हाज़िरी यकीनी हो गई। अब बच्चे के पास कोई ऐसा ये शिकायत करने का मौका नहीं था कि भाई मैं जाऊंगा तो मेरे बाबा को मुझे इन्फॉर्मेशन चली जाएगी, मेरी ममा को मेरी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि मैंने आज स्कूल नहीं गया और मैंने कोर्स वर्क नहीं किया, तब भी उनको बता दिया जाए। आज होमवर्क नहीं हुआ या एग्ज़ाम में जो हमारे लोकल टर्मिनल टेस्ट होते हैं उसमें वो अपीयर नहीं हुआ, तब भी हम उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर हमने एनरोलमेंट ड्राइव शुरू की, डोर टू डोर गए। हमने एक वॉक की थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और फिर टाउन पे, जिसमें सारे बिजनेस क्लास, कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, सबको हमने ऑन बोर्ड लिया और हमने एक अवेयरनेस वॉक की जो हमारे गवर्नमेंट के थ्रू हमें गाइडलाइन थी कि आपने वॉक करनी है और एक एजुकेशन का लोगों में अवेयरनेस देनी है कि अपने बच्चों को जो है ना गवर्नमेंट के स्कूलों में एनरोल करें, क्योंकि हमारे पास अच्छा स्पेस है, हमारे पास अच्छे अभी क्वालिटी टीचर्स, क्वालिफाइड मेरिटोरियस टीचर्स आए हैं, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हमारे पास स्कूल्स में फ़ंड प्रॉपरली आ रहे हैं और हमारे पास गर्ल्स के लिए उनकी एनरोलमेंट को बूस्टअप करने के लिए गर्ल्स स्टाइपेंड गवर्नमेंट दे रही है, फ्री टेक्स्ट बुक दे रहे हैं हम, और भी हमारे पास, यानी कि किसी किस्म की कोई भी चीज़ पर पैसे नहीं लिए जा रहे बल्कि दिए जा रहे हैं पैसे। तो आप अपने बच्चों को अपने तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करें। तो ये हमने अवेयरनेस कैंपेन वॉक की और उसके बाद फिर कम्युनिटी में डोर टू डोर वॉक की, जिससे हमारे पास एनरोलमेंट बहुत अच्छी हो गई। काफ़ी स्कूलों में तो ऐसे कि हमारे पास अभी बैठाने की जगह नहीं है। कितने % इंक्रीज हुई है इससे? लास्ट ईयर से हमारी 21,262 एनरोलमेंट ज़्यादा हुई। ग्रेट। और ये कितने टाइम पीरियड में हुआ? ये तकरीबन 2 मंथ में हमने। ज़बरदस्त, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हमने, मेरी पूरी टीम ने काम किया, मेरे पूरे टीचर्स ने। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने असातिज़ा को, अपने लेडी टीचर्स को, अपने वो जो मेल टीचर्स थे, हमारे जो यंगस्टर टीचर्स थे, हमारे जो हेड टीचर्स थे, तालुका एजुकेशन ऑफिसर थे। हमने पूरा वो इस पर हमने पूरी एनर्जीज़, हमने स्टार्टअप जो एकेडमिक ईयर का किया ना अगस्त में, तो हमने पूरा फोकस इस पर किया कि भाई एनरोलमेंट पे, कैंपेन पे हमने काम करना है। उसके बाद जब इन हो जाए, देखें हमारे पास देखें ना एक्सेस तो हो ना, पहले वो एक्सेस आ जाए फिर हम उसको रिटेन करें। फिर हमारा चैलेंज था कि ये एनरोलमेंट को रिटेन किस तरह किया जाए। फिर वो जो मैकेनिज़्म हमने बनाया कि वालिदैन को ऑन बोर्ड लिया, उनको समझाया कि आप थोड़ा सा स्पेंड करें। फिर हमारे पास कुछ वर्किंग क्लास बच्चे आए, लेबर क्लास के बच्चे आए जो लेबर के डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में और इधर उधर काम करते थे। हमने उनके लिए आसानियाँ पैदा की कि जो बच्चा मॉर्निंग में नहीं आ सकता, हमने उसको इवनिंग सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल में दाखिला दे दिया है। Great. अब जो बच्चा सुबह को काम करने के जा रहा है तो हम उसको सेकंड शिफ्ट उसको कैटर करेगी। अगर जो बच्चा अगर इवनिंग में अपना काम करता है, वो मॉर्निंग में शिफ्ट में हमारे पास आ जाए, उसके थोड़े से आवर्स 1-2 घंटे का डिफरेंस है जो उसका बेनिफिट जाता है उस बच्चे को, कि फिर वो अपने वालिद के साथ या अपने ठेला लगाता है या कहीं पर भी काम करता है तो वो भी चलता रहे ताकि उसकी एजुकेशन सफ़र ना करे। तो हमने बड़ा मोटिवेट किया है, ये किया। उसके अलावा फिर बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए हमने स्पोर्ट्स डे मनाए हैं और स्पोर्ट्स गाला डे, फन डे हमने एक बनाया कि हर स्कूल में एक फन डे हो जिसमें बच्चे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करें, जिसमें म्यूज़िक हो, कल्चरल चीज़ें हों, ताकि बच्चे को जो एकेडमिक चीज़ों से वो जो है थोड़ा सा खुशी महसूस करे, ताकि वो स्कूल में जो वो एक खौफ वाला जो माहौल है या जो उनको मुसलसल पढ़ाई और अपनी क्लास की एक्टिविटीज़ से थोड़ा सा हट के स्कूल को वो इंजॉय भी करें। हाँ, थोड़ा सा फ्रेश हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हों, प्लेज़ किए, ड्रामा प्ले करवाया बच्चों से, उनसे हमने ये छोटे मोटे टेबलोज़ करवाए और सिंगिंग के कंपटीशन रखे, स्पीच कंपटीशन रखे डिफरेंट, तो जिसमें उनके लिए बड़ी रिक्रिएशन। ये मेरी कोरंगी में हर डिस्ट्रिक्ट में, मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे, मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर हर एक्टिविटी हम अपलोड करते हैं अपनी। वो जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन टू एवरी सिटीज़न है ना, वो उस पर हम अमल करते हैं कि आज हमने क्या किया, क्या एक्टिविटी की स्कूल ने, वो हम पेरेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं और हम अपने ऑफिशियल पेज पे। यानी जैसे लियारी का सुनने में आता था कि भाई लियारी से बहुत टैलेंट निकल रहा है, इतने लोग हैं, ये चीज़ स्पोर्ट्स में, सिंगिंग में, ड्रामा में, हर जगह लियारी होता जा रहा था। अब हम कोरंगी सुनेंगे कि भाई कोरंगी से बच्चे निकल के आ रहे हैं। कोरंगी में हमारी बच्चियों ने IBA की जो कैंपिंग थी उसमें भी वो टॉप किया। आगा खान की जो
कंपटीशन होती है, उन्होंने भी सेकंड हमारी आई थी। बोर्ड में भी गवर्नमेंट के बच्चे आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के एक बच्चा ने बोर्ड में टॉप किया है, और हमारे गवर्नमेंट के बच्चों के अच्छा रिज़ल्ट आया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है जो लास्ट में बोर्ड का एग्ज़ाम था। इसके बाद हमने फिर एक साइंस फेस्टिवल, स्टीम फेस्टिवल किया, जिसमें हाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट है, एक जो नया लेटेस्ट एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है स्टीम एजुकेशन। तो उस पर हर स्कूलों में एक यूनिट हमने बनाया, उसके फोकल पर्सन बनाए, उनके टीचर्स को उनको इंगेज किया कि इनको इन थीम्स पे, मैथमेटिक्स पे, म्यूज़िक पे, इंजीनियरिंग पे, टेक्नोलॉजी पे, साइंस के मॉड्यूल्स पे जो स्पेशली अलाइंड हों उनके कोर्स करिकुलम के साथ, उनके टेक्स्ट बुक के साथ, और या जो उनको जो ऑब्ज़र्व करते हैं साइंस के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उस पर बच्चों ने लो कास्ट और नो कास्ट पे अच्छे मॉड्यूल्स बनाए, खुद काम किया उन्होंने स्कूल बेस पे, उन्होंने टीचर्स ने उनको गाइड किया। खुद बच्चों ने जब बनाया, हर स्कूल लेवल पर मैंने विज़िट किया, मैंने फिर एक मेकेनिज़्म बनाया इसको कि इसको भाई डेली बेसिस पे हम अपना ग्रुप बनाया कि आज क्या एक्टिविटी हुई, बच्चों की आज क्या परफॉर्मेंस रही। उसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक बड़ा स्टीम फेस्टिवल किया हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिसमें हमने हमारी तमाम डिग्नेटरीज़ को, और ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब आए, हमारे एजुकेशन के जितने ऑफिसरान हैं, दूसरे सारे कराची के पूरे डिस्ट्रिक्ट से हमने सबको इनवाइट किया। यूनिवर्सिटीज़ को हमने एनईडी यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया, आगा खान थी, और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ के लोग थे उनको भी हमने कॉल की, उनको इनविटेशन दिया कि आप आएँ और बच्चों का टैलेंट देखें। जब उन्होंने देखा द फ्लड इन बोट पे वो फ्लड करवा रहे थे, और 1 kg वेट पर वो किस तरह फ्लोट कर रही थी और चल रही थी, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ वो चल रही थी, कुछ इलेक्ट्रिक के थ्रू, कुछ विंड के थ्रू, कुछ अपनी सेल्फ डायरेक्शंस के, कुछ कंट्रोल्ड, कुछ रिमोट कंट्रोल, और कुछ हाथ वाली बोट्स थी। ये कंपटीशन था, म्यूज़िक के डिफरेंट थे एलिमेंट थे जिन्होंने बच्चों ने ये सारा बनाया, और सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि गवर्नमेंट के बच्चे में कितना टैलेंट है, उन्होंने ये कितना बनाया। और टीचर्स में कितना टैलेंट? टीचर्स ज़ाहिर डेफिनेटली टीचर्स ने उनको सपोर्ट किया कि वो टीचर्स ने गेम बनाई। हमारा एक कॉर्नर था जिसमें वो टीचर्स की गेम थी, वो टीचर्स गेम बनाएं, अपनी अलाइनमेंट करें अपने करिकुलर और एक्टिविटीज़ के साथ, ताकि जो अब फॉर एग्जांपल मैथ एक इनविजिबल चीज़ है, आप गेम्स के थ्रू उसको विजिबल करें। दूसरे किस्म के लूडो के गेम्स और दूसरे गेम्स बनाए जिसपे जो बच्चों ने बड़ा लाइक किया, जो डिफरेंट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट थे मैथ के, वो हंसते खेलते बच्चे जो है ना वो उस गेम्स के थ्रू लर्न कर रहे थे। ये हमने किया है। और स्काउट्स के हवाले से हमने अवेयरनेस दी है, स्काउट्स के प्रोग्राम किए हैं, और पाकिस्तान डे हो, कश्मीर डे हो, या रिलीजियस हमारी एक्टिविटीज़ हों, तो हर इवेंट के हिसाब से, वर्ल्ड लिटरेसी डे के हिसाब से, वर्ल्ड एजुकेशन डे के हिसाब से, मदर्स डे, एजुकेशन डे पे तो उनकी स्पीच कंपटीशन करवाएं, क्विज़ कंपटीशन करवाएं, ताकि बच्चों में एक स्पिरिट आए, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपना टैलेंट को निकालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद माय टीम। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम इंशाल्लाह और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह। आपके जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बहुत शदीद ज़रूरत है, आप एक इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि अगर आप जैसे लोग हमारे पास नहीं होंगे तो शायद हम लोग बहुत पीछे चले जाएंगे। आप जैसे और भी लीडर्स की हमें ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप और लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें। मैं ये समझता हूँ, मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक गरीब फैमिली से है। मैं आया हूँ, पढ़ा हूँ, इन गवर्नमेंट स्कूल्स का पढ़ा हुआ हूँ। इन्हीं स्कूलों में मेरी कोई डिग्री किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट स्कूल से नहीं है। तो मैं बड़ा शिद्दत के साथ इस चीज़ को महसूस भी करता हूँ, और मैंने महसूस किया है, और मैं कंपटीशन के थ्रू आया हूँ, और मुझे पता है कि ये जो दुनिया है वो बड़ी कंपटीशन की है। तो हमारा गवर्नमेंट का बच्चा, उसको ज़रूरत है कि उस लेवल को वो टच करवाएंगे। अब ये नहीं होंगी तो मुआशरे में एहसास महरूमी आ जाएगी। तो मेरा पर्सनल विज़न ये है कि मेरा हर बच्चा, मेरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी का, मेरे सिंध का हर बच्चा जो पब्लिक सेक्टर में पढ़ता है उसको उतनी ही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उतने ही वो टैलेंटेड हो जितना कि
कोई हाईली कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट या किसी हाईली कोई सोफिस्टिकेटेड माहौल में अगर कोई वो उसकी तरबियत हो रही है तो इस पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, उनको फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, फुल्ली अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। आप देखती हैं जो हमारा स्टेम फेस्टिवल हुआ, जो हमारे कंपटीशन हुए, आप देखते हैं मैं खुद हैरान हो गया हमारे बच्चों में कितना बड़ा टैलेंट है वो, कि सिर्फ ये हीरे हैं, हमें इनको सिर्फ पॉलिश करने की ज़रूरत है। गाइडेंस दे दो भाई, हम गाइड कर रहे हैं, बच्चे बड़े फास्ट हैं, बच्चे माशाल्लाह बहुत तेज हैं, उनमें कोई कमी नहीं है। ये कमी अगर है तो सिस्टम में है, हम में, और हम दूर कर रहे हैं, और हमने ही दूर करनी है ये कमी, और हमें ही इनको ऑन करना है चीज़ों को, और विद द स्पिरिट चीज़ों को लेके जानी है। बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो हमें, अगर मैं पुरुमीद हूँ बड़ा अपने यंगस्टर्स से, अपने लोगों से, अपने बच्चों में इतना बड़ा टैलेंट है, तो इंशाल्लाह ताला नाउ दे आर इन अ सेफ हैंड्स, और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट के हम इनको और अपने गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स को और बेहतर बनाएंगे। मैं सुना है कि मिनिस्टर साहब भी आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं पर्सनली ये पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, मैं उस्ताद हूँ, और मेरा सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है इतना गहरा, ना मैं उसको इतना टाइम भी देना पसंद करता हूँ, ना मैं उस पर कमिट करता हूँ। मेरी जो प्रायोरिटी है, मेरी जो ज़िंदगी का मकसद है, वो इस मुल्क का बच्चा है और उसकी तालीम है, जिसके लिए मैं वर्ड हूँ, और मैं उसी के लिए काम करता हूँ। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, सरदार अली शाह साहब को सिर्फ इस चीज़ के लिए लाइक करता हूँ कि उसमें डेडिकेशन है। इज़ अ ट्रू सन ऑफ सॉइल। उसने जो इनिशिएटिव लिए हैं गवर्नमेंट के लिए, जो एजुकेशन की बेहतरी के लिए, वो बड़े ज़बरदस्त हैं। टीचर लाइसेंसिंग है, टीचर्स अपॉइंटमेंट मेरिटोरियस उसने किए बनाए, 60,000 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो गई है, मेरिट बेस अपॉइंटमेंट हो गई, कोई पर्ची सिस्टम नहीं चला। मैं इसका गवाह हूँ एज ए चेयरमैन DSC। मैंने अपॉइंटमेंट की है, मेरिट बेस की है। जो आए, हमारे पास ओपन लिस्टें बनी हुई हैं, मेरिट लिस्ट बना, शफाफ सिस्टम है। इस वजह से मैं उनको लाइक करता हूँ। दूसरा ये कि उन्होंने हमेशा अपनी लेजेसी के लिए कुछ ना कुछ करके गए हैं। टीचर लाइसेंसिंग उन्होंने पॉलिसी दी है, उस पर इम्प्लीमेंट करवाया है, और अभी जो मॉडल स्कूल्स के सिस्टम जा रहे हैं वो हैं, और दूसरे इंटरनेशनल फंडिंग के थ्रू जो स्कूल बना रहे हैं, USAID के थ्रू, डिफरेंट इंटरवेंशंस के थ्रू, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं, जो अच्छा काम करेगा मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, और मैं उसको इस वजह से बड़ा लाइक करता हूँ। ये मेरा आइडियल है एजुकेशन में, ऐसे समझें। मैं भी बहुत इंस्पायर हुई थी आपकी बातें सुन के। प्रैक्टिकली तो ऑब्वियसली मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा, लेकिन मैं बहुत इंस्पायर हुई थी। आज का प्रोग्राम हमारा अपनी नौयत का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। बहुत सारी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड चीज़ें जो हमें पता नहीं थी गवर्नमेंट के हवाले से, वो आज हमने हाईलाइट की हैं। कोई भी आपको सवाल हो नूर साहब से किसी भी किस्म का, वो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, लिखिए, हम आपको आंसर करेंगे। और किसी भी किस्म के ट्रेनर को आप चाहते हैं, कोई किसी साहब को आप चाहते हैं, किसी साहिबा को आप चाहते हैं कि वो हमारे प्रोग्राम में आपको नज़र आए और आप हमसे कुछ सवालात करना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ वसी टॉक के इस प्लेटफॉर्म से महरीन मुश्ताक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।